राधे राधे सभी को। कल हमने अधिगम वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था और कल मैंने बोला था कि बुद्धि वाला या बाल्यावस्था वाला टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी, पर मैंने जो फर्स्ट ग्रेड में नोट्स बनाए थे ना, उसमें मतलब संवेगात्मक बुद्धि थी और जो अपनी स्टेट मेंस में पूरी बुद्धि वाला टॉपिक है, तो उसमें मुझे कुछ और ऐड करने पड़ेंगे और अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर मैं बुद्धि वाला टॉपिक को आपके सामने ला पाऊँगी। तो उससे पहले अपने सिलेबस में जो है साइकोलॉजी में समायोजन का चैप्टर भी है, एक देखना आप अच्छे से, लास्ट में होगा समायोजन वाला। तो आज इसको कंप्लीट करेंगे और इसको अच्छे से समझ लेना। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी है, एक बार या दो बार अच्छे से रीडिंग लगाओगे समझ में आ जाएगा, नॉर्मल सा है। तो समायोजन क्या है? शारीरिक प्लस मानसिक, शारीरिक और मानसिक का संतुलन ही क्या है? समायोजन कहलाता है। जो शारीरिक और मानसिक का जो संतुलन होता है ना, वही समायोजन कहलाता है। वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना ही क्या है? समायोजन है। वातावरण के साथ उचित तालमेल स्थापित करना ही समायोजन है। स्किनर ने क्या परिभाषा दी है? समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन क्या है? एक अधिगम यानी कि सीखने की प्रोसेस है। अब देखो समायोजन है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? समायोजन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो समायोजन सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि समायोजन लगातार चलता है। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। समायोजन संतुलन व सामंजस्य को स्थापित करने की प्रक्रिया है। समायोजन सुख, शांति और संतोष के आधार पर जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया है। समायोजन परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। समायोजन आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया है। तो ये क्या है? समायोजन की विशेषताएं हैं पूरी। अब आती है समायोजित व्यक्ति। जो समायोजित व्यक्ति होगा ना, उसकी विशेषताएं क्या क्या होगी, उसमें कौन कौन से गुण होंगे? तो ये इस प्रकार है। तो वातावरण व परिस्थितियों का उचित ज्ञान उसे होगा। जो समायोजित होगा ना, उसमें वातावरण और परिस्थितियों का उचित ज्ञान होगा। नियंत्रित व अनुकूल आचरण होंगे उसके। सहनशीलता का गुण होगा उसमें। कर्तव्य निष्ठा का गुण होगा उसमें और वो उत्तरदायित्व की भावना रखेगा। समस्या समाधान करने की क्षमता होगी उसमें। समस्या समाधान करने की क्षमता अधिक होती है उसमें। निर्णय क्षमता भी अधिक होती है। व्यवहार भी लक्ष्य केंद्रित रहता है। जो उसका व्यवहार होता है वो लक्ष्य केंद्रित रहता है। नई परिस्थितियों यानी कि न्यू सिचुएशन में अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो। संवेगात्मक दृष्टि से स्थिर व संतुलित रहता है। सामाजिकता व सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है उसमें। इच्छा शक्ति व संकल्प शक्ति अधिक पाई जाती है। संतुलित व्यवहार होता है उसका। संतुष्ट व सुखी होता है वो। साहसी व समस्या समाधान करने वाला होता है। तो ये क्या है? समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं पूरी कंप्लीट। अब है समायोजन की समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो व्यक्तिगत जो समायोजन की समस्याएं हैं ना, वो इस प्रकार हैं। शारीरिक विकास से कोई रिलेटेड कोई समस्या हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य संबंधित संवेगात्मक समस्या हो, या फिर लैंगिक समायोजन की समस्या हो, या व्यक्तिगत आवश्यकताएं हो। तो ये कौन सी में आती है? व्यक्तिगत समायोजन की समस्याओं में आती है सब विशेषताएं। अब देखो सामाजिक समायोजन की समस्याएं क्या हैं? सामाजिक में आएगी। व्यक्तिगत थी, ये सामाजिक में है। सामाजिक में आएगी घर परिवार से संबंधित समस्या हो, मित्र व संबंध से संबंधित समस्या हो, पड़ोसी समुदाय आदि की समस्याएं हों। अब आता है व्यावसायिक समायोजन की समस्याएं। व्यवसाय को लेकर, व्यवसाय से असंतुष्टि हो, साथ ही हो अधिकारियों की अनबन हो, असंतुष्टि हो, स्थानांतरण हो, तो इन सब से लेकर भी वो क्या होता है? प्रॉब्लम्स में होता है। अब आती है समायोजन की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो समायोजन युक्तियों को अहम प्रतिरक्षा तंत्र, मानसिक मनोरचना, व्यक्ति का रक्षा कवच मानी जाती हैं। सुरक्षा युक्तियाँ भी कहा जाता है इनको, जिनके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने मानसिक रोगों को, मानसिक यानी मन के रोगों को दूर कर वातावरण में उचित तालमेल स्थापित करने की क्या करता है? कोशिश करता है। समायोजन युक्तियों के 4 उपाय हैं। 4 उपाय कौन कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष उपाय, दूसरा अप्रत्यक्ष उपाय, क्षतिपूरक उपाय और आक्रामक उपाय। जो प्रत्यक्ष उपाय होता है, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष यानी कि सामने एज इट इज प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं, समस्याओं व कठिनाइयों को दूर करना, मार्ग बदल लेना, कार्य विधि में बदलाव करना, लक्ष्य को बदल लेना, लक्ष्यों का विस्थापन करना, विश्लेषण करके कोई और डिसीजन ले लेना। अब अप्रत्यक्ष उपाय का है, ये तो प्रत्यक्ष उपाय हो गए। अब अप्रत्यक्ष उपाय, तो अप्रत्यक्ष जो उपाय है ना, वो है दमन। पहला क्या है? दमन। तो देखो दमन में क्या क्या आता है? दमन में शाब्दिक अर्थ जो होता है ना दमन का, वो है मन में दबाना। क्या होता है? मन में दबाना। जब कोई व्यक्ति वातावरण में समायोजन को स्थापित करने हेतु जानबूझकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर अपनी इच्छाओं, भावनाओं, आदतों, रुचियों को मन में दबाना शुरू कर देता है ना, तब उससे दमन कहा जाता है। जानबूझकर अपनी इच्छाओं, भावनाओं को दबा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? दमन कहते हैं, मन में दबा लेना। समन क्या है? समन है समायोजन की वह युक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन की दुखदायी बातें, इसमें कौन सी होती है? दुखदायी बातें होती है, घटनाएं कोई ऐसी जो दुख देने वाली होती है, जो पीड़ा देने वाली होती है, जो ग्लानि देने वाली होती है, उनको जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है। इसमें क्या होती है? दुख जो जिससे दुख हो, जिससे ग्लानि हो, जिससे पीड़ा होती है, उन बातों को भूलने की कोशिश करता है इसमें।
जानबूझकर भूलने की कोशिश करता है, दमन का छोटा रूप है। दमन का क्या है? छोटा रूप होता है। इसमें दुखदायी बातें रहती है समन में, और इस दमन में इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है, जो रुचियाँ होती है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनको हम मन में क्या होते हैं, दबाना शुरू कर देते हैं। जिससे हमें मतलब किसी भी अच्छी चीज़ को देखकर उसे खाने का मन किया, पर हमारे पास पैसे नहीं है उसको लेने के लिए, तो हम क्या हुई, वो इच्छा हमारी मन में दबा दी हमने जानबूझकर। क्यों दबाई? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है उसको लेने के लिए। इसे कहते हैं दमन। और शमन वो होती है कि ऐसा कोई दृश्य या ऐसी कोई घटना हुई जो या तो किसी फ्रेंड से ऐसी कोई लड़ाई या फिर कुछ भी, मान लो कुछ भी हो गया हो, और वो बार बार हमें क्या होती है, उससे ग्लानि होती है, पीड़ा होती है, उस क्षण को हम याद करते हैं, हमें एकदम मतलब वो क्षण याद आ जाता है ना, तो उसको हम जानबूझकर भूलने की कोशिश करते हैं ना, तो समन है। अब उचित स्थापन या युक्तिकरण क्या है? उचित स्थापन का दो, युक्तिकरण का दो, या तो तर्क संगतिकरण का दो। यह शाब्दिक अर्थ है पद या वस्तु में दोष निकालना। पद या वस्तु में क्या निकालना? दोष निकालना। जब कोई व्यक्ति, अब देखो एग्जाम्पल से समझिए इसको, जब कोई व्यक्ति वस्तु या पद को प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है, फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती, तब वह व्यक्ति पद या वस्तु में क्या निकालता है? दोष निकालता है। क्या कहता है? अंगूर खट्टे हैं भाई, अंगूर, यानी कि वो लोमड़ी थी, बार बार अंगूर पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे अंगूर नहीं मिले, तो क्या कहिए कि अंगूर तो खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं, पर उसके हाथ नहीं आए ना, इसलिए वो इसे बोल रही है। अब देखो प्रक्षेपण क्या है? प्रक्षेपण है शाब्दिक अर्थ है दोष आरोप दूसरे पर लगाना। प्रक्षेपण क्या है? दोष आरोप दूसरे पर लगाना। व्यक्ति जब अपनी अनसक्सेस की असफलता का दोष जब दूसरों पर लगाता है ना, उसे प्रक्षेपण कहते हैं, कि बहाना बनाना। असफल अभ्यर्थी जो होते हैं ना, वो टीचर पर आरोप लगाते हैं कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि जो नाच नहीं जानता वो आंगन को टेढ़ा बता देता है, यानी कि प्रक्षेपण नहीं, बहाना बनाना। अब है तादात्मीकरण। आत्मीकरण बोल दो या तादात्मीकरण कर दो। सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करने की एक युक्ति है। इसमें व्यक्ति सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए किसी एक ऐसे सदस्य से संबंध स्थापित करता है जो समाज में पहले से क्या हो, प्रतिष्ठित हो, पहले से वो सम्मानित हो। अपने अस्तित्व को अन्य के अस्तित्व के साथ जोड़ना। अपने अस्तित्व जो अपनी लाइफ होती है, वो दूसरे के व्यवहार को देखकर हम अपने जीवन में अपनाना, उन व्यवहार को उनके जैसा बनने की कोशिश करना तादात्म्यकरण होती है। क्षतिपूर्ति क्या होती है? क्षतिपूर्ति होती है जब कोई व्यक्ति किसी कमी दोष को पूरा करने के लिए कृत्रिम साधन वस्तुओं को काम में लेना शुरू करता है ना, तो तब क्षतिपूर्ति उपाय अपनाता है। जैसे गंजे व्यक्ति के द्वारा विग पहनना, छोटे कद वाले ऊंचे जूते पहनना, ये क्या होती है? क्षतिपूर्ति। अब देखो प्रतिगमन क्या है? शाब्दिक अर्थ है वापस जाना। व्यक्ति के द्वारा अपनी जीवन की पूर्व अवस्था यानी कि पहले की अवस्था को, व्यवहार को अपना लेना ही क्या है? प्रतिगमन है, यानी कि लौटना वापस। एग्जाम्पल क्या है? कि बड़े बालक के द्वारा छोटे बालक की तरफ घुटनों की, बड़े बालक के द्वारा छोटे बालक की तरह घुटनों के बल चलना। वृद्ध व्यक्ति जब फूट कर होता है तो बच्चे के जैसे, तो वो भी क्या है? मतलब बच्चे के जैसा, बच्चे की अवस्था में लौट रहे हैं, तो उसको प्रतिगमन कहते हैं। दिवा स्वप्न क्या है? कल्पनाओं में रहना। किसी पद या वस्तु को व्यवहारिक रूप में प्राप्त नहीं होने पर भी काल्पनिक रूप में प्राप्त करना ही क्या है? दिवा स्वप्न है। जैसे हम एज ए टीचर अभी हम तैयारी कर रहे हैं और अपन सोच रहे हैं कि हाँ हम टीचर बन गए, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम स्कूल ज्वाइनिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पर एज ए टीचर के रूप में बच्चों की क्लास ले रहे हैं, उनके एग्जाम ले रहे हैं, तो ये क्या है? दिवा स्वप्न है, कल्पनाओं में रहना। सर्वाधिक दिवा स्वप्न जो होता है किशोरावस्था में देखे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर्वाधिक दिवा स्वप्न कौन सी स्टेज है, कौन सी अवस्था में देखे जाते हैं? तो किशोरावस्था में। अब है शोधन। शोधन क्या है? शुद्धिकरण। किशोरावस्था में प्रभावशाली युक्ति है, व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन। शोधन को उदातीकरण व मार्गांतिकरण भी कहते हैं। जब व्यक्ति वातावरण में स्थापित करने हेतु नेगेटिव आदतों को छोड़ देता है ना, वो सकारात्मक आदतों को अपना लेता है ना, तो क्या कहता है? अपनी शुद्धिकरण कर लिया, यानी कि वो शोधन कर लिया। तो शोधन आता है नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना। अब है विपरीत मनोरचना। प्रतिक्रिया निर्माण क्या है? तो मूल आदतों को छोड़कर विपरीत आदतों को अपनाना क्या है? विपरीत मनोरचना है, प्रतिक्रिया निर्माण है। जैसे दोस्ती बनाए रखने हेतु नशा शुरू कर दिया। दोस्ती को बनाए रखने हेतु दोस्त ने कहा अरे यार लो ये सिगरेट पी लो, ये शराब पी लो, तो उसने क्या कर दिया कि अगर इसको मना करूँगा तो मेरी दोस्ती छूट जाएगी, तो नशा शुरू कर दिया। तो इसको क्या कहा गया है यहाँ पर? विपरीत मनोरचना, प्रतिक्रिया निर्माण। अब है पलायन। तो पलायन क्या है? ये पलायन जो है इस समायोजन की सबसे नेगेटिव व निम्न स्तर की युक्ति है। जब व्यक्ति किसी स्थान, क्षेत्र या सेवा में समायोजन नहीं कर पाता है तो वहाँ से छोड़कर ही चला जाता है, पलायन कर जाता है। क्या कर जाता है? पलायन कर जाता है, यानी कि भाग जाता है वहाँ से। पुनर्स्थापना या पुनर्वास कह दो। हम वहाँ से चले गए थे, किसी दूसरी जगह पलायन कर गए, लेकिन फिर वहाँ हमारा मन नहीं लगा, वहाँ पर हम वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर हमारी पुरानी जगह जहाँ हम रहते थे वहीं पर आने की कोशिश करते हैं, तो पुनर्स्थापना या पुनर्वास होगा। अस्वीकरण क्या होता है? अस्वीकरण होता है वास्तविकता को ही अस्वीकार करना। अंतःक्षेपण क्या होता है? दूसरों को दुखी देखकर खुद ही दुखी होना। दूसरों को दुखी देखकर खुद, जब हम देखने वाले के सामने खुद दुखी हो जाते हैं ना, तो अंतःक्षेपण होता है। क्षतिपूरक उपाय क्या है? प्रत्यक्ष जो क्षतिपूरक उपाय हैं वो हैं, बालक किसी विषय में कमज़ोर है तो उस विषय में रुचि लेकर पढ़ना शुरू कर देता है, तो क्या है? प्रत्यक्ष हो गया। तो और अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय क्या है? बालक जब किसी में कमी या किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो दूसरे विषयों में कार्यों में कर लेगा, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट को अच्छा कर लेगा, तो क्षतिपूरक है। जैसे किसी को साइंस या मैथ समझ में नहीं आ रही तो अपना जीके वाला पार्ट
या फिर हिंदी वाला ग्रामर वाला पार्ट अच्छा कर लेगा तो ये प्रत्यक्ष क्षतिपूरक उपाय है। दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर लेगा। आक्रामक उपाय क्या है? प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय है। क्रिया के बाद तुरंत प्रतिक्रिया। एक बालक ने दूसरे बालक को चोट पहुंचा दी, ये क्या है? प्रत्यक्ष आक्रामक है। एक बालक ने एक की थप्पड़ दी, दूसरे ने उसकी दो मार दी, ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय क्या है? अवसर मिलने पर नुकसान पहुंचाना, उससे संबंधित लोगों को अवसर मिलते ही नुकसान पहुंचा देना, यह प्रत्यक्ष आक्रामक हो गया। समायोजन में बाधक तत्व क्या क्या है? तनाव का होना। बाधक जो तत्व होते हैं ना समायोजन में, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो बाधा पहुंचाते हैं? तो तनाव, किसी भी चीज़ को लेकर तनाव, दुश्चिंता हो, दबाव हो, भगनासा हो, कुंठा हो, द्वंद्व या संघर्ष हो, ये क्या है? समायोजन में बाधक के तत्व हैं। दमित इच्छाओं का अधिक होना, सामाजिक अपमान का होना, अपमान हो सामाजिक जगह पर, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो, ये शारीरिक कुछ दोष हो, ये समायोजन में क्या है? बाधक के तत्व है। दुश्चिंता होना यानी कि नींद की कमी हो, भूख नहीं लगना, ये भी क्या है? दस्त हो जाना, हृदय की गति तेज होना, सांस में कमी, बेहोशी, चक्कर आना, पसीना आना, ये भी क्या है? समायोजन में बाधक तत्व हैं। कुंठा क्या है? बार बार कुंठा होती है, बार बार प्रयत्न के बाद भी असफलता मिले ना, तब वो कुंठा का शिकार हो जाते हैं। जैसे हम बार बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन अगर हमें असफलता ही मिलती रहती है ना, बार बार लगातार हम मान लो 1 एग्ज़ाम दिया, 2 एग्ज़ाम दिया, 3 एग्ज़ाम दिया, 4 और लगातार 8-7 एग्ज़ाम में कंटिन्यूटी अनसक्सेस हो रहे हैं ना, तो कुंठा का शिकार हो जाते हैं, फिर वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं एकदम नॉर्मल। इस प्रकार से कुंठा होती है। द्वंद्व संघर्ष क्या होते हैं? क्या करे क्या ना करे, यही द्वंद्व चलता रहता है। पढ़े या ना पढ़े, या छोड़े, इतनी उम्र हो गई, या फिर एग्जाम बहुत कम है, पोस्ट बहुत कम है, ये वो द्वंद्व चलता है ना, इनको द्वंद्व संघर्ष कहते हैं। इड हो गया द्वंद्व संघर्ष। इड ईगो सुपर ईगो के बीच जब तालमेल नहीं बैठता है तो वो संघर्ष पैदा हो जाता है। द्वंद्व के 4 प्रकार बताए हैं कुर्तलेवी ने दिए द्वंद्व के प्रकार। उपागम या पद्धति द्वंद्व भी कहते हैं इसको। ये जो होता है ये धनात्मक लक्ष्य, इसके भी 2 पार्ट है, धनात्मक लक्ष्य या अनुकूल परिस्थितियाँ हो, परिहार या वर्जन, तो इसके नेगेटिव। परिहार यानी कि नकारात्मक लक्ष्य या प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो। उपागम परिहार कहते हैं एक नेगेटिव लक्ष्य तथा एक पॉजिटिव लक्ष्य हो, सकारात्मक लक्ष्य हो। बहुउपागम परिहार द्वंद्व क्या है? 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव व नेगेटिव में होने वाली स्थिति, 2 या 2 में अगर सकारात्मक हो या नेगेटिव में होने वाली स्थिति को बहुउपागम परिहार द्वंद्व कहते हैं। तो हो गए द्वंद्व के 4 प्रकार, याद कर लेना। इनमें से क्वेश्चन आता है कि उपागम क्या है? तो 2 धनात्मक लक्ष्य, परिहार 2 नेगेटिव लक्ष्य, उपागम परिहार 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, बहुउपागम 2 या 2 से पॉजिटिव या 2 या 2 से अधिक नेगेटिव। तो हो गए, बस ये था आज का समायोजन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट है। और बस इसको अच्छे से 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएगा। और इनमें जो क्वेश्चन आता है ना वो ज़्यादातर इससे आता है, औचित्य स्थापन क्या है, एग्जाम्पल देके पूछ लेंगे, क्षतिपूर्ति क्या है, तादात्म्यकरण क्या है, प्रतिगमन क्या है, दिवा स्वप्न क्या है, शोधन क्या है। इस प्रकार से इनकी जो ये बताया ना मैंने एक्सप्लेन करके, इनको अच्छे से रीडिंग करना, अच्छे से समझना। अंतःक्षेपण क्या है, क्षतिपूरक क्या है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल।